हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस एचडी चैनल। तो आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ना, आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखते रहिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो जो लेकर फिजिक्स का आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो कि कुछ चीज़ें हैं वो PDF के रूप में मिल जाएंगी। अगर आप चाहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, लेकिन उसके साथ ही आपको ये आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बस एक लिस्ट तैयार करने के साथ साथ उसको मैं दे रहा हूँ। तो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है आपका ये जो कि आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है आपका, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, ठीक है, ये है। और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग किसी माध्यम वेग आपका v वेक्टर I से चल रही है। तो एक चित्र द्वारा विद्युत चुम्बकीय तरंग का संचरण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के कंपनों की दिशा के साथ प्रदर्शित कीजिए। विद्युत चुम्बकीय परिणाम विद्युत चुम्बकीय तरंग के वेग किस प्रकार संबंधित। मतलब सीधी बात है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में आपको पढ़ना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं और किससे रिलेट रखती हैं, उसका रिलेशनशिप जो होता है आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, तो उसको बताना है। और कुछ आपकी विशेषताएं बताना है, जिसको अभिलक्षण कहते हैं, उसका उल्लेख करना है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछाएगा, मतलब कि आपको इसमें आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगें पूछा जाएगा कि क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के साथ साथ आपको पूछा जाएगा कि इसमें आपका इससे आपके जैसे कि रिलेशन है आपका विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र कंपन दिशाओं के साथ रिलेशनशिप आपका बनाना है, साथ प्रदर्शित करना है। तो चलिए आंसर को दिखाते हैं और देखते रहिएगा स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन वैसे देखिए कई बार आया भी है, आपका 14 में आया है, 15 में आया है, 17, 18 में भी आया है और बहुत बार आपका आता है। तो और इसका एक प्रश्न और बनता है, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मतलब ये भी क्वेश्चन मैक्सवेल का सिद्धांत भी आता है। तो आप मतलब इन क्वेश्चन को भी कोई भी रहे तो आपका ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन जो भी हैं, आपका ये काम करेगा यहीं पर, ठीक है। तो चलिए हम दिखाते हैं आंसर को। आंसर देखिए आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका ये भी है। कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन भी दिखाई देगा, तरंगों की किन्हीं दो विशिष्ट गुण की व्याख्या कीजिए और मैक्सवेल प्रकाश संबंधी विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत लिखिए। इतने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतने टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं और आंसर आपके सामने है यहाँ पर कि मैक्सवेल का प्रकाश संबंधी विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत बताइए। तो यहाँ पर आपका मैक्सवेल क्या बोल रहे हैं कि जो कि आपके ब्रिटिश वैज्ञानिक है। देखिए ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, ये आपको यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटिश वैज्ञानिक है मैक्सवेल, ठीक है। और सन 1865 में केवल गणितीय सूत्रों के आधार पर प्रमाणित किया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के वैद्युत दोलन होते हैं, तो उन्हें परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। बोला जा रहा है कि इन तरंगों को वैद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुम्बकीय क्षेत्र B के लंबवत, देखिए मतलब परिपथ में ऊर्जा तरंगों चारों ओर विसरित होती हैं, ठीक है। और उसमें जो इन तरंगे जो होती हैं ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। मतलब सीधी बात है, आप यहाँ पर फिगर में भी देख लें, अगर इसमें आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फिगर देख सकते हैं। यही फिगर में बोला जा रहा है कि आपका जो ये मतलब आपका तरंगों की चारों ओर प्रसारित होती है, मतलब चारों ओर देखिए यहाँ पर आपका प्रसारित, इधर भी आपका ऐसे चारों ओर मतलब प्रसारित हो रही हैं। तो आपका इसमें जो वैद्युत क्षेत्र E है, इसमें वैद्युत क्षेत्र देखिए E है, और उसके बाद आपका चुम्बकीय क्षेत्र B है। चुम्बकीय क्षेत्र आपका इधर B है। ये चुम्बकीय क्षेत्र के लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा में भी लंबवत होते हैं। तो मतलब आपस में क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र, आपका वैद्युत क्षेत्र मतलब जो भी है, ये आपस में लंबवत होंगे। और आपका इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम होना आवश्यक है। कोई ना कोई माध्यम आपका होगा। माध्यम का मतलब है आपका माध्यम बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, मतलब कोई ना कोई माध्यम होता है आपका। हर एक तरंग को आपका माध्यम होगा जरूर। तो अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में होकर चल सकती हैं, मतलब वो निर्वात में चल सकती हैं। मैक्सवेल ने गणना द्वारा यह स्थापित किया कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चाल जो होती है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगें तो इसमें आपको मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कि क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। और इस आधार पर मैक्सवेल ने यह अपना मत दिया कि प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश जो है वैद्युत चुम्बकीय
तरंगों के रूप में आपका संचरित होती हैं। तो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया संचरण की दिशा आपको देखिए, संचरण आपका इधर से इधर की तरफ संचरण हो रहा है और इधर की तरफ संचरण हो रहा है। तो इसमें देखिए आपका एक बार यहाँ पर V की जो कि आपका पता है कि चुंबकीय क्षेत्र है और E जो है वैद्युत क्षेत्र है। तो देखिए इधर आपका B तो इधर आपका E, इधर आपका E तो इधर आपका V, इधर E तो मतलब आपस में सब लंबवत में है, तो लंबवत में होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, लंबवत में होगा। यहाँ पर ऊपर परिभाषा में दिखाया गया है तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए इसकी जो अभिलक्षण है, कुछ विशेषता हैं, तो विशेषता के बारे में पढ़ते हैं। पहली विशेषता क्या है कि आपका यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो त्वरित आवेश द्वारा, कोई मतलब जो कि त्वरित होती हैं आवेश ना, उसके द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। अच्छा ठीक है, की जाती हैं उसके द्वारा। तो इन तरंगों के संचरण के लिए किसी मतलब पदार्थिक माध्यम, कोई पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। कोई पदार्थ जैसी की मतलब माध्यम जो होती है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी ये तरंगे विचलित कर सकती हैं। मतलब उसके बाद यहाँ पर अगला है तीसरा कि ये तरंगे निर्वात और मुक्त स्थान में, मतलब निर्वात में आपका चल सकती हैं तो और मुक्त स्थान में, जैसे V का जो वैल्यू होता है इतने वेग से अगर हो तो चलती हैं, मतलब इतने वेग से चल सकती हैं जिनका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। जिनका मान क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर, मतलब हमारा ये मुक्त स्थान पर भी चल सकती हैं जिनका मान जो है ना निर्वात जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, मतलब प्रकाश चाल के बराबर होगा तब आपका ये मुक्त स्थान पर भी चलेंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद चौथा आपका इसमें सिद्धांत आपका अभिलक्षण है, वैद्युत जो है चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं। इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होती है ना, परस्पर आपस में क्या होती हैं, ये लंबवत होती हैं। ठीक है, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र आपका अगर इधर है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर को, आपस में दोनों लंबवत। अभी आपने फिगर में ऊपर देखा था। ठीक है, तो लंबवत होती है। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब ऐसे 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 करके कुछ ऐसे हो तो ये अनुप्रस्थ हो सकती है। और वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के साथ साथ आपका क्या क्षेत्रों के महत्तम मान E0 और V0 एक ही स्थान पर एक ही समय में होते हैं। मतलब E0 और V0 दोनों एक ही साथ होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका इधर होगा तो आपका इधर E0 होगा और आपका इधर जो है आपका V0 होगा। मतलब ये दोनों एक ही साथ घटना घटेंगी, तो दोनों एक ही साथ घटना घटेंगी। ध्यान दीजिएगा। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा जो है, ऊर्जा और औसतन वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में बराबर बटी होती हैं। क्या होती हैं, बराबर ही बटी होती हैं। और आपका निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंगों वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के परिणाम का संबंध जो होता है वो आपका E/B और मतलब जो कि V आपका V और इक्वल C, मतलब ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए E जो था आपका वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र था, आपको पता है E वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, और E जो है आपका बटा B के बराबर। और ये सब किसके बराबर, उसके वेग के, चाल के, और उसका चाल जो है प्रकाश चाल, मतलब टोटल ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो निर्वात में वैद्युत जो निर्वात होता है उसमें औसत वैद्युत ऊर्जा का घनत्व इतना मतलब 1/2 एप्सिलॉन E का स्क्वायर, तो औसत चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा घनत्व इसके बराबर, मतलब इतना होता है। इसमें ये बोला जा रहा है कि औसत का जो घनत्व होगा, मतलब जो ये घनत्व होगा ये औसत चुंबकीय घनत्व होता है निर्वात में। और अब यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रकाशिक प्रभाव वैद्युत क्षेत्र वेक्टर के कारण होता है। तो ये हमारा हो गया आगे का अभिलक्षण। और इसके बाद आपका कभी कभी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पराबैंगनी किरणें और रक्त किरणें क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा की गई। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो दृश्य विकिरण पर बैगनी रंग की कम तरंगदैर्घ्य की जो किरण होती हैं और इसे पराबैंगनी किरण कहते हैं। और रक्त किरण जो होती है दृश्य विकिरण के लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं। मतलब ये बैगनी रंग से कम तरंगदैर्घ्य, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली जो होती हैं जिसका आपका इतना तरंगदैर्घ्य हो, और रक्त किरणें कहलाती है। तो ये दोनों थोड़ा आप वैसे याद कर लीजिएगा, छोटे में भी आ सकता है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल का सिद्धांत ये पूरी तरह से कंप्लीटली याद कर लीजिए, चाहे जहाँ से आपको अच्छा लगे, चाहे जहाँ से पढ़ लीजिए। बस मैं ये आपको बताना चाहता था कि आपको ये याद करना है, आपको ये तैयार करना है, क्योंकि इसके आधार पर आपको चीज़ें जो है ना आती रहती हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित और मैक्सवेल के सिद्धांत संबंधित। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन की वीडियो। और अगर मैथ आपको नहीं आता है एकदम बेसिक से तो भी आप सीख सकते हैं। और कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हैं कोई भी न्यूमेरिकल का, तो आप जरूर सीखिएगा। एकदम प्लेलिस्ट लगी है, मैथ बेसिक सोल्यूशन और बेसिक आपका मैट्रिक सोल्यूशन, न्यूमेरिकल सोल्यूशन, सभी की प्लेलिस्ट है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लेकर के। पीडीएफ चाहे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स कर देना तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू। और जो अच्छी तरह से तैयार करिए पूरा